गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण खंड को करने जा रहे हैं। और इस खंड में आप देख रहे होंगे कि हमने सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है उसको हल करने का प्रयास करना है हमें। और इस मॉडल पेपर के माध्यम से आप परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति, उनकी संख्या और अंक विभाजन का आपको नॉलेज हो जाएगा। आप लगातार इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जब ये प्रश्न पत्र पुनः दोबारा आपके पास आएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से अपने प्रश्नों को हल करने में सुविधा होगी। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुल आपके पास 29 क्वेश्चन आएंगे। और 29 क्वेश्चन आने के बाद इन 29 क्वेश्चंस को अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है, डिवीज़न किया गया है। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, और साथ ही साथ मानचित्र कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख रहे होंगे 1 से 10 तक जो प्रश्न आपके पास आएंगे वह 1 नंबर का रहेगा। साथ ही 11 से 18 के प्रश्न जो रहेंगे वो 3-3 नंबर के रहेंगे और 80 शब्द इसमें अधिकतम आपकी शब्द सीमा होनी चाहिए उत्तर की। और इन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी में 19 से 28 तक 4-4 अंकों की प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपके उत्तर लिखने की जो शब्द सीमा है वो 100 शब्दों की है। और अंतिम जो खंड होगा आपका, उसमें आपको मानचित्र कौशल का एक प्रश्न मिलेगा। और उस प्रश्न में आपकी 5 खंड होंगे और उस 5 खंडों के आपको मानचित्र पर ही संबंधित प्रश्न का उत्तर दर्शाना है। तो इस प्रकार आपके ये 5 खंड हो गए हैं। पहला खंड आपका 1-1 नंबर का, दूसरा खंड आपका 3-3 नंबर का, तीसरा खंड आपका 4-4 नंबर का, और चौथा खंड जो है वह मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। तो आज हम पहले स्टार्ट अभी करते हैं कि जो आपके पास 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आप देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, जर्मन बलूत प्रतीक था। तो ये प्रश्न आपको जब आपने अपने कक्षा में पहला अध्याय पढ़ा होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसमें जर्मनी की एकीकरण की बात भी की गई थी। और जर्मनी के एकीकरण में जो विभिन्न लोगों ने योगदान दिया, उन लोगों के योगदान के साथ साथ वहाँ पर प्रयोग किए गए प्रतीकों का भी बड़ा योगदान रहा है। उनमें जर्मन बलूत नामक प्रतीक भी महत्वपूर्ण है। तो जर्मन बलूत जर्मन्स की वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हम आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास दे रखा है, नवीकरणीय संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपने जब समकालीन भारत का पहला अध्याय पढ़ा होगा और पहले अध्याय में आपने जब नवीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़ा या संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, तो उसमें नवीकरणीय संसाधन भी आया था। तो नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका कि हम लगातार उपयोग करते रहते हैं, जो भंडार की दृष्टि से असीमित होते हैं। तो पहला हमारे पास सूर्य ऊर्जा है, एक स्रोत, और दूसरा पवन ऊर्जा। तो 2 हमारे ये स्रोत ऐसे हो गए हैं जो हमारे नवीकरणीय संसाधन है। अर्थात सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग हम लगातार कर सकते हैं और पवन से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग भी हम लगातार कर सकते हैं। तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दूध किस प्रकार का उत्पाद है। तो प्यारे बच्चों, इसकी 2 आंसर हो सकते हैं। पहला तो यह, क्योंकि अगर अर्थशास्त्र में देखा जाए तो यह आपके पास अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक नामक अध्याय से
लिया जा सकता है, जिसमें कहा जा गया है कि दूध जो प्रोडक्ट है, दूध जो प्रोडक्ट है हमारा प्राथमिक उत्पाद है, और इस प्राथमिक उत्पाद से हम अनेक प्रकार के द्वितीयक उत्पाद तैयार कर सकते हैं। तो हम प्राथमिक उत्पाद इसका उत्तर मान सकते हैं। दूसरा, यदि हम इसको लिखना चाहें तो दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद तरल पदार्थ है, जिसमें कि हमें विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं वो मिलते हैं। तो इस प्रकार हम अपना उत्तर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास है, आधारभूत उद्योग क्या आशय है। तो आधारभूत उद्योग, आपने जब विनिर्माण उद्योग पढ़े थे तो उसमें आपने पढ़ा था कि लोहा एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्यों? कि आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं को हम अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाते हैं। जैसे अगर लोहा इस्पात उद्योग हमारे पास है, लोहा हमने बना लिया, तो लोहे का उपयोग हम मोटर गाड़ी, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है या उद्योग है, वहाँ पर हम कच्चे माल के लिए उपयोग में लाते हैं। अर्थात यहाँ से बना हुआ लोहा वहाँ कच्चे माल के रूप में शामिल हो गया। यदि लोहा नहीं बन पाता तो हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ही नहीं चल पाती। तो इसलिए इसको कच्चे माल के रूप में बनाने वाला जो आधारभूत उद्योग है वह लोहा इस्पात उद्योग इसीलिए कहा गया है क्योंकि अन्य उद्योगों को यह आधार प्रदान करता है, अर्थात कच्चा माल प्रदान करता है। इसके बिना दूसरे उद्योग का संचालन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार इसके हम परिभाषा लिख सकते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 5वां, एफ्रो अमेरिकन से क्या अभिप्राय है। तो प्यारे बच्चों, आपने लोकतांत्रिक राजनीति में चैप्टर पढ़ा था, जिसमें इस एफ्रो अमेरिकन शब्द का उपयोग किया गया था। एफ्रो का मतलब अफ्रीका महाद्वीप से लिया गया है, और अमेरिकन का मतलब अमेरिका महाद्वीप से, खासतौर से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश अमेरिका से लिया गया है। तो अर्थात अमेरिका देश में रहने वाले अफ्रीका के वह लोग जो यहाँ पर बागानों में काम करने के लिए आए थे, या जिनकी पीढ़ियाँ अब अमेरिका में रह रही हैं, उनको एफ्रो अमेरिकन लोग कहा गया। तो इस प्रकार हमने 5वां क्वेश्चन भी समझ लिया है। 6वां प्रश्न हमारा है, मुद्रण क्रांति का क्या अर्थ है। तो प्यारे बच्चों, मुद्रण क्रांति से मतलब है कि जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो हमारे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लोगों की विचारधारा को आगे प्रसारित करने में इन प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जो किताबें छपी, अखबार छपे, उनके माध्यम से लोगों में प्रचार प्रसार हुआ, और लोग अपने जो पूरे देश की जो विचारधारा थी उसके साथ जुड़े, और उन विदेशी विचारधाराओं को, औपनिवेशिकवाद की विचारधारा को, औपनिवेशिक शासन को दूर फेंकने में, ये गुलामी को हटाने में इस मुद्रण क्रांति ने बहुत ही अधिक मदद की, सहायता की। तो सिंपल अगर हमें, क्योंकि हमें 10 शब्दों में यह उत्तर लिखना है, तो हम कहेंगे मुद्रण क्रांति से यह अर्थ है कि जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो उसने लोगों में संचार की एक नई दिशा प्रदान की। तो मुद्रण क्रांति से यही तात्पर्य है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। तो सभी जानते हैं असम हमारा भारत का प्रथम चाय उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न हमारे पास है, देश की कुल आय को, यानी कुल जो इनकम है देश की, कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है।
यह कथन सही है अथवा गलत? तो बिल्कुल सही कथन है। यदि देश की कुल आय यानी हम कहेंगे कि देश की कुल आय 2500 रुपये है और देश में कुल जनसंख्या वहाँ पर 500 है, ऐसे बोल रहे हैं कि कुल जनसंख्या से भाग देकर अगर हमने क्या किया, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दिया तो क्या आएगा? दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 25 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 5 रुपये प्रति व्यक्ति की एक इनकम निकल जाएगी। तो बिल्कुल सही कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सुनामी का कहर किस क्षेत्र में होता है? तो आपने भारत का मानचित्र देखा होगा, ये प्रायद्वीपीय खंड है। प्रायद्वीपीय खंड पे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, पूरा समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र हमारा। तो इस समुद्र से लगे हुए क्षेत्र में ही सुनामी आती है। आपको पता होगा कि समुद्र के अंदर यदि भूकंप आ गया तो उस भूकंप के कारण समुद्र के पानी में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं जो तट से टकराती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। और इन्हीं सुनामी का कहर समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक खतरे वाला क्षेत्र है। तो भारत का सबसे अत्यधिक संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र है हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हम नवीन पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, क्योंकि अभी इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता जा रहा है, इसीलिए यह भूकंपीय दृष्टि से भी अति संवेदनशील क्षेत्र है। तो इस प्रकार 10 प्रश्न जो हमारे एक एक नंबर के थे हमने हल कर दिए हैं। और फिर हमारे 5 प्रश्न ऐसे हैं जो मानचित्र कौशल से संबंधित हैं, उनको भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। 6 प्रश्न आ रखे हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 29 नंबर का जो प्रश्न है 29 का, उसमें एक खंड यह है कि कहा गया है कि एक मानचित्र है, मानचित्र पर हमने उन 2 राज्यों को पहचान करनी है जहाँ पर जो ये नीचे 2 घटनाएं हुई हैं वो उस राज्य में हुई है, तो कहाँ पर हुई है, उस राज्य की लोकेशन कहाँ पर है। तो सबसे पहले दांडी यात्रा पूछी गई है और दूसरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना पूछी गई है। तो प्यारे बच्चों, दांडी यात्रा आपको पता है गुजरात में हुई थी, गुजरात। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में हुई थी। इन दोनों को हम मानचित्र में देखने की कोशिश करते हैं। और यदि मानचित्र यहाँ कहीं डाउनलोड होगा, यस ये है मानचित्र। और मानचित्र में देखेंगे हम, देखो यहाँ पर हमारा ये गुजरात राज्य है जहाँ पर दांडी यात्रा लिखेंगे आप, या ए लिखेंगे 29A। और दूसरा हमारा दिल्ली का जो क्षेत्र है, दिल्ली आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बारीक, ये बीच का जो स्थान है वहाँ पे दिल्ली है। यहाँ पे आप 29 ब करके उत्तर लिख देंगे। तो इस प्रकार 2 प्रश्न हमारे ये सॉल्व होते हैं। अगला हमारा जो 29वां ब खंड है, उसमें हमें उन क्षेत्रों को, पर्टिकुलर क्षेत्रों को दर्शाना है जो नीचे दिए गए हैं, और संकेत हमने यही बनाने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह को दर्शाना है तो हमें त्रिभुज नामक आकृति बनानी होगी। झरिया कोयला खदान हमने दर्शानी है तो हमें सर्कल बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दर्शाना है तो हमें इस प्रकार का चिन्ह बनाना है, और भाखड़ा नागल बांध दर्शाने के लिए इस प्रकार चिन्ह बनाना है। तो सबसे पहले हम ये लोकेशन चार्ट लेते हैं, क्या कहाँ कहाँ ये लोकेशन है। विशाखापट्टनम आपके आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। झरिया झारखंड का है, झारखंड। बांधवगढ़ आपका MP में है,
और भाखड़ा नागल बांध आपका पंजाब में, पंजाब में। इनको मानचित्र पर देखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा मानचित्र है। पहला हमारा विशाखापट्टनम हम यहाँ पे दर्शा देंगे, ये हमारा। और दर्शाना कैसे है, हमें दर्शाना है, पहले हमें ट्रायंगल बनाना है, पहले बनाना है हमें ट्रायंगल। ये यहाँ पर हम इस प्रकार से ट्रायंगल बनाएंगे और बीच में इस प्रकार से इसका सिंबल है। दूसरा हमारे पास प्रश्न दिया गया था, दूसरा प्रश्न हमारे पास था झरिया कोयला खदान झारखंड में और सर्कल में बनाना है। तो झरिया कोयला खदान झारखंड का, ये झारखंड राज्य है और यहाँ पर आप इस प्रकार सर्कल बनाएंगे तो आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। तीसरा हमारे पास है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और ये एमपी में है। एमपी, ये एमपी का क्षेत्र है और इसको आप यहाँ पर सर्कल के साथ और इस प्रकार जो चिन्ह बने हुए हैं, इस प्रकार हम चिन्ह बनाएंगे तो आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास भाखड़ा नागल बांध है, और भाखड़ा नागल बांध आप सबको पता है कि हमारे पंजाब राज्य में है। और पंजाब राज्य की लोकेशन, ये आपको पता है कि पंजाब राज्य की लोकेशन यहाँ पर है, इस प्रकार। और यहाँ पर आप जो चिन्ह दे रखा है उस चिन्ह के माध्यम से आप बना सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार चिन्ह दे रखा है और इस प्रकार आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक एक नंबर की अति लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ ही मानचित्र कौशल को हमने सॉल्व किया है। आशा है कि आप लोगों को काफ़ी इसमें बेनिफिट हुआ होगा और फिर अगले खंड में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका प्यार, आपका स्नेह लगातार यूं ही बना रहे। थैंक यू।